आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला जी। और श्रवण कुमार निराला से बात करते हैं कि ये दलित और मुस्लिम एकता के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, अधिकारों के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। क्या है इनका अधिकार, इस तरह बताइए। ये दलित और मुस्लिम अधिकारों के लिए आप सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, कब आयोजन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? 5 अगस्त 2023 को चौरी चौरा में जो गरीब हैं, जो दलित हैं, वहाँ पे जो पसमानदा हैं, उनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले। उन्हीं अधिकारों को लेकर के हम अपनी मांग रखेंगे इस सम्मेलन में, और उन्हीं अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक भी करेंगे और सरकार के सामने अपना हम प्रस्ताव भी रखेंगे। जैसा आपने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या दलित समाज को आरक्षण दिया गया था तो उनको अधिकार नहीं मिला क्या? जो आरक्षण की बात होती है, बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, आरक्षण कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ, जबकि आरक्षण का मतलब नौकरी नहीं होता। आरक्षण का मतलब भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है, और वो हिस्सेदारी हमें मिला नहीं। जैसे लोकसभा में तो आरक्षण दे दिया, लोकसभा में सीटें सुरक्षित हो गई, लेकिन वहीं राज्यसभा में आरक्षण नहीं दिया। लोकसभा में अगर दलितों के हित में कोई कानून पास होता है तो राज्यसभा में जाके गिर जाता है। विधानसभा में आरक्षण दे दिया तो विधान चालाकी के साथ तो विधान परिषद में नहीं दिया। विधानसभा में कानून पास होता है दलितों के हित में तो विधान परिषद में गिर जाता है। आज भी इस देश के अंदर जुडिशरी में, न्यायपालिका में दलितों को कोई सहभागिता नहीं, कोई आरक्षण नहीं। आज भी इस देश के अंदर सेना के अंदर जो सहभागिता चाहिए वो नहीं मिल पाया। और तमाम ऐसे सेक्टर हैं अभी एकल पदों पे। आप देखिए, यूनिवर्सिटियों की कुलपति की नियुक्ति होती है तो कहते हैं यहाँ आरक्षण नहीं लागू होगा। इंटर कॉलेजों के प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है, कहते हैं यहाँ आरक्षण नहीं लागू होगा। वो कहते हैं एकल पद है। तो सवाल इस बात का है, गांव में प्रधान भी एक ही पद होता है, तो गांव में प्रधान एक पद होता है तो वहाँ आरक्षण लागू हो सकता है। और इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बना रहे, कह रहे हैं एकल पद है, वहाँ आरक्षण क्यों नहीं? क्योंकि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का जो पद है वो यूपी को, पूरे प्रदेश को यूनिट माना जाता है। तो जितने भी, अगर मान लीजिए 5000 प्रधान बनते तो उसमें आरक्षण मिल जाता है। तो अगर 5000 अगर प्रिंसिपल भी बना रहे हो, 500 प्रिंसिपल भी बना रहे हो पूरे प्रदेश में, तो उसमें आरक्षण क्यों नहीं दोगे? कुलपतियों की नियुक्ति में कहते हैं एकल पद है। भाई, जिला पंचायत अध्यक्ष भी जिले में एक ही होता है, एकल पद होता है, तो वहाँ आरक्षण लागू हो सकता है। तो कुलपति जैसे पद पे नियुक्ति कर रहे हो, वहाँ आरक्षण दिए नहीं, तो बड़ी बेईमानी। आरक्षण, राजनीति में आरक्षण तो मिल गया, लेकिन शिक्षा जो है नौकरी के नाम पे, उसमें क्यों आरक्षण? राजनीति में आरक्षण उन लोगों ने जानबूझ के दिया, क्योंकि राजनीति से जो आरक्षण को मतलब दफन करने वाले लोग हैं, उनको राजनीति में आरक्षण दे दिया तो उनको अपने गुलाम मिल गए, उनको अपने हरवाहा मिल गए, उनको अपने दलाल मिल गए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप देखेंगे ग्राम पंचायत में अगर सीट आरक्षित हो जाती है राजनीति में, तो कोई बड़े आदमी है, जैसे गांव का कोई जमींदार है, वो अपना हरवाहा को प्रधान बना देता है। यहाँ विधानसभाओं में भी यही हाल है कि जो पार्टियों में जो बड़े नेताओं का जाके उनके सामने नाक रगड़ता है, उनकी जी हुजूरी करता है, तो जो किसी लायक नहीं है, उस दलित को वो लोग, चाहे बीजेपी चाहे अन्य पार्टियां भी आप देखेंगे, उसको वो लोग नेता बनाते हैं। लेकिन लड़ने वाला दलित, जो जागरूक दलित है, जो जानकार दलित है, वो सब मिल करके उसको नालायक घोषित करते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं वो आदमी ठीक नहीं है। लेकिन उनको कौन चाहिए? अपना गुलाम। तो जो राजनीतिक आरक्षण मिला, इससे तो उनको गुलाम अच्छे मिल गए और अपने गुलामों को उन्होंने प्रतिनिधि बना करके सदन में भेज दिया। तो उस आरक्षण से समाज का भला नहीं हुआ, बल्कि सरकार, समाज का भला तब होता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरियों में आते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधान परिषद और वहाँ भी जाते जो अपनी प्रतिभा के साथ आते। तो मौका ही नहीं मिला और आरक्षण पे सिर्फ ड्रामा किया गया है। आरक्षण जो मौका चाहिए था वो मिला ही नहीं मुझे। जैसा कि आपने कहा कि राजनीति में अपने गुलाम को तैयार किया, क्या दलित समाज में कोई इस तरह का नेता नहीं था कि किस तरह का विरोध करे कि इस तरह के गुलाम को जो तैयार करते हैं उससे? हुए हैं, दलित समाज में नेता हुए हैं। एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके सामने उदाहरण है। बाबा साहब को भी रोकने के लिए बहुत कोशिशें होती थीं, और बाबा साहब को आपको पता है, एक तो कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन दलितों के लिए लड़े और सब कुछ दिला गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद अपना चुनाव हार जाते थे, लेकिन क्षमता थी, वो काबिल व्यक्ति थे, महापुरुष थे। उसी तरह से उनके बाद मान्यवर कांसीराम साहब का उदय हुआ, जिन्होंने अपना प्लेटफार्म खड़ा किया और हर बात बड़ी बेबाकी से कहा, खुल के कहा, और अपनी बात, अपने मुद्दों पे बात किया।
और कभी भी ऐसी ताकतें जो दलितों के खिलाफ काम करती हैं उनके साथ, उनके सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि अपनी शर्तों पे उनको घुटने टेकने के लिए उन्होंने मजबूर किया। और आगे अब अलग बात है कि मानवर कांसीराम साहब ने जो लड़ाई शुरू किया और जिसको भरोसा करके नेतृत्व दिया उन्होंने, वो उस पर खरा नहीं उतरी। वो आज बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं। जैसे बीजेपी को लग रहा बिन मांगे सलाह देती हैं, सलाहकार हो गई हैं कि बीजेपी को ये करना चाहिए, जबकि विपक्ष का ये रोल नहीं होता। विपक्ष तो अटैक करता है। और आज मानवर कांसीराम साहब के बाद जो मानवर साहब ने बहन जी को नेतृत्व दिया, उन्होंने ईमानदारी से अपने फर्ज का, दायित्व का निर्वहन नहीं किया, बल्कि वो परिवार में फंस गई, अपने भाई भतीजा भाभी, और उस जाल को बीजेपी ने उनके चारों तरफ घेर दिया और वो खुद रुक गई। लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में लड़ने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं, लड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग तैयार होंगे। कभी भी ये नहीं कि इनके बाद कौन, इनके बाद कौन, इनके बाद बहुत कुछ है अभी आगे आप देखेंगे। जैसा कि अंबेडकर जन मोर्चा और पीस पार्टी एक साथ हो रही है, क्या लग रहा है? अंबेडकर जन मोर्चा पीस पार्टी इसलिए एक साथ हो रही है कि हम जो हिंदूवादी व्यवस्था है, हम दलित वहाँ तिरस्कृत हुआ, अपमान सहा, रास्ते में चलने का हक नहीं था, शिक्षा लेने का हक नहीं था, साथ में बैठ के किसी के खाना नहीं खा सकता था। दलित हिंदूवादी व्यवस्था में जब उनको वोट लेना होता तो दलित को हिंदू बनाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन उनका हक नहीं देते हैं। उसी तरह से जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में भी सामाजिक गैर बराबरी बहुत बड़ी है। वहाँ भी गरीब हैं, वहाँ भी पसमानदा हैं, वहाँ भी दलित हैं, जो अंसारी, दुनिया, इस तरह के बहुत सारे ऐसी जातियाँ आप देखते हैं वहाँ पे। वो जो गरीब लोग हैं उनके साथ जो मुस्लिम समाज के शेख सैयद पठान हैं, वो एक साथ उनके रोटी बेटी का संबंध नहीं है, वो आपस में बैठाते नहीं। यहाँ तक मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि कम से कम दलितों में तो आज भी है कि मतलब हर जगह अपना जाके अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ वो दफन किए जाते हैं, कब्रिस्तान भी मुस्लिम समाज में अलग अलग आप पाएंगे, जबकि दूर से आप देखेंगे नहीं समझ पाएंगे। कब्रिस्तान भी अलग मिलेगा, और मस्जिद भी, वो हर मस्जिद में हर मुसलमान नहीं जा सकता है, वहाँ भी ऐसे ही आपको समानता दिखती है जैसे हिंदूवादी व्यवस्था की सोच में वसुधैव कुटुंबकम देखता है। जैसे ये भाषण में वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है, लेकिन कुटुंबकम है वो नहीं। यहाँ भी भाई दलितों को अगर कुटुंबकम था तो पढ़ने का हक संविधान के बाद मिलता है, रास्ते में चलने का हक संविधान के बाद मिलता है, सम्मान के साथ जीने का हक संविधान बाबा साहब के बाद मिलता है। इसके पहले कहाँ वसुधैव कुटुंबकम? और तो कानून का डर है ना, जो दलितों को लोग सड़क पर चलने दे रहे हैं, नहीं तो चलने नहीं देते। तो ये असमानता, इसलिए गरीब गरीब भाई भाई, दुखिया भाई भाई, मुसलमान में भी दुखिया हैं, गरीब हैं, दलितों में, यहाँ जो हिंदूवादी व्यवस्था इसमें भी दलित गरीब हैं, कमज़ोर हैं। यहाँ पे भी हम संघर्ष कर रहे हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने अधिकार के लिए। इसलिए हम भाई भाई हैं, लड़ाई एक साथ मिल के लड़ेंगे। यानी कि पीस पार्टी अंबेडकर जन मोर्चा भाई भाई हो गई है, आगे चुनाव में भी भाई भाई रहेगी कि दूरी? हम हर क्षेत्र में हम जो ये सहभागिता अपनी करना चाहते हैं, जो साथ हम लेके चलते हैं, क्योंकि दर्द एक जैसा है ना, बस देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, दर्द एक जैसा है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम भाई भाई हैं, लड़ाई मिल के एक साथ लड़ेंगे, चाहे चुनाव हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में लड़ाई की बात हो, सामाजिक रूप से चाहे राजनीतिक रूप से, हम साथ लड़ेंगे। अब अधिकार सम्मेलन का बात किया जाए, जो 5 अगस्त को चौरी चौरा के शहीद स्थल पे आयोजित हुआ, क्या होगा इस सम्मेलन के बाद? ये जो सम्मेलन है ये बहुत निर्णायक और एक बहुत बड़ा मैसेज आपको देगा, समाज को मैसेज दे रहा है, क्योंकि पहली बार लंबे अरसे के बाद दलित और मुस्लिम एक मुद्दे पर और अधिकार के सवाल पर एक साथ खड़े हो रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया कि अधिकार, वोट के मामले में हम बराबर हो गए, लेकिन ज़मीन के मामले में एक बड़ी असमानता है। किसी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन, तमाम राजा रजवाड़ा स्टेट, यहीं राजा पडरौना और मजेठिया परिवार को देख लीजिए, हज़ारों एकड़ ज़मीन, यहीं 100 बीघा वाली ज़मीन है, तमाम इस तरह की ज़मीनें हैं। तो ज़मींदारों के पास इतनी ज़मीनें और गरीबों के पास कोई ज़मीन नहीं। तो यही हमारा अधिकार है। जो अधिकार हमें नहीं मिले, उन्हीं अधिकारों पे हम एक रणनीति तय करेंगे, एक प्लान तैयार करेंगे कि आगे हम कैसे इस मुद्दे पर और लड़ें। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद हमारी आगे की जो रणनीति है, पहले से डेट तय है। 10 अक्टूबर को गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन, मुस्लिम समाज के भी जो लोग हैं, उन सभी भूमिहीनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग रहेंगे
और गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर घेरा डालो, हम आंदोलन करेंगे। और हमारा स्लोगन ही है कि ज़मीन मिलेगा तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। अब आर पार की लड़ाई है, अब आश्वासन नहीं चलेगा, अब आर पार की लड़ाई है, ज़मीन सरकार को देना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे आंदोलन का, हमारी लड़ाई का असर सरकार के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन सरकार कह नहीं रही है, क्योंकि सरकार डर रही है कि ये ऐतिहासिक लड़ाई अगर अंबेडकर जनमोर्चा जीतेगी तो इसका क्रेडिट उनको मिलेगा। हमें क्रेडिट का कोई परवाह नहीं, क्रेडिट तुम ले लो, लेकिन गरीबों को ज़मीन दे दो। लेकिन अंबेडकर जनमोर्चा के आंदोलन का यह असर दिखने लगा है कि सरकार जितनी सीलिंग की ज़मीनें हैं, आप लगातार देख रहे हैं, सरकार खाली करा रही है। और अभी सरकार ने 29 जिलों में चकबंदी का आदेश दे दिया है। ये अंबेडकर जनमोर्चा की लड़ाई का असर है। सरकार समझ रही है कि अगर लड़ाई आगे बढ़ी, ज़मीन देना पड़ा तो पहले फेज में जिनको ज़मीन देना है तो कम से कम हम सरकार इतनी ज़मीन इकट्ठा कर ले जो इनकी अपनी सीलिंग की ज़मीनें हैं, जो अपनी बचत की ज़मीनें हैं, और चकबंदी के द्वारा जो ज़मीनें निकालेंगी। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि अंबेडकर जनमोर्चा अगर लड़ाई जीतती है तो कम से कम पहले फेज में जो ज़मीन देना पड़े वो सरकार अपने पास से दे दे, खरीदना ना पड़े। दूसरे फेज में सरकार को खरीदना ही पड़ेगा। जैसे तेलंगाना सरकार ने ज़मीन दलितों को, जो भूमिहीन है, जो गरीब लोग हैं, उनको तेलंगाना सरकार ने ज़मीन खरीद करके दिया है। भाई मैंने पहले भी बताया कि भाई 4 लेन पूरे देश में बनाने के लिए आप ज़मीन खरीद सकते हैं, तो गरीबों को ज़मीन देने के लिए क्यों नहीं खरीद सकते। ये अधिकार सम्मेलन में ज़मीन की बात हो गई, इसके अलावा किस तरह के अधिकार की बात? इसके अलावा आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूसीसी के नाम पे मुस्लिम समाज को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ठीक है, कुछ कुरीतियाँ होंगी, जैसे हिंदू समाज में भी कुरीति थी, बाल विवाह तो दूर हुआ, हम इसके खिलाफ हैं। मुस्लिम समाज में भी लोग कहते हैं कि भाई एक पुरुष 10 महिलाओं से शादी करता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ये कुरीति हो गई। तो भाई यहाँ विधवा विवाह भी पहले बैन था और सती प्रथा थी, तो ये सब बैन हुआ, ये खत्म हुआ, ये तो सामाजिक कुरीति है, वो भी सामाजिक कुरीति है। लेकिन ये यूसीसी के आड़ में दिखा रहे हैं मुस्लिम को। असल में सरकार का मसला, सरकार का जो टारगेट है वो मुस्लिम नहीं है। असल में सरकार का टारगेट दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है। क्योंकि कल ये कहेंगे कि एक देश एक विधान, तो आरक्षण अलग से आपको क्यों दें, क्योंकि तो वो तो स्पेशल प्राविधान हो गया ना, तो कहीं आपको आरक्षण क्यों देंगे। और ये लगातार आप देख रहे हैं मणिपुर में आदिवासियों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, आदिवासियों को किस तरह से मारा जा रहा है, उनके घर जलाया जा रहा है। और इससे बड़ा शर्मसार बात कौन सी होगी कि बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, मतलब पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश की बेटियों को नंगा कर दिया गया। ये सरकार ने क्या किया, आदिवासियों के ऊपर अटैक किया है, देश के दलितों के ऊपर अटैक किया है, गरीबों के ऊपर अटैक किया है। तो ये जो सरकार की जो चाल है, एक तो हमें अधिकार दिए नहीं, आरक्षण की जो बात करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अधिकार दिए नहीं और उस तरफ कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन से डर रही है और ज़मीन देगी, तो कैसे क्या होगा? उन्होंने दिया नहीं ना, जब जनता, क्योंकि सरकार बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ी होती है लोकतंत्र में, उनको देना ही पड़ेगा, वो भाग भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जनता जब सड़क पर उतर जाएगी तो हम लड़ रहे हैं ना। जब समान अधिकार कानून लागू हो जाएंगे तो कैसे देगा? भाई समान अधिकार जो कानून की वो बात कर रहे हैं, वही तो बात है। क्योंकि वो तो अपना जो उनका जो मसौदा है वो तो सामने लेके नहीं आ रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं ना कैसे लागू करेंगे, लागू करेंगे तो समान अधिकार की बात कर, तो हम कह तो रहे हैं लागू कर दो, लेकिन शिक्षा समान कर दो। भाई अमीर का बच्चा कहीं कहाँ पढ़ता है और गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ता है जहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती है। समान व्यवस्था की बात करते हो तो चिकित्सा सबके लिए बराबर करो। गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है, और अमीर आदमी बीमार पड़ता है तो हवाई जहाज़ से उसको दिल्ली भेजते हो। अभी यहाँ का एक सांसद बीमार पड़ा तो हवाई जहाज़ से तुम भेजते हो, लेकिन गरीब जनता, जो जनता बनाती है, सांसद विधायक एमपी एमएलए को जो बनाती है, आप उनके लिए कितना एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हो। तो हम कह रहे हैं ना कि आप ये इतना आसान नहीं जितना आसान सोच रहे हैं, उतना आसान नहीं है। इसलिए लड़ेगा जनता। समाज लड़ने के लिए तैयार है। समान अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम समान अधिकार की हम भी बात करें। ज़मीन के मामले में सबको समान करो, शिक्षा के मामले में सबको समान करो, चिकित्सा के मामले में सबको समान करो, और आरक्षण हर जगह मिलना ही चाहिए। और सहभागिता बराबर हिस्सेदारी दो ना, हमको न्यायपालिका में हिस्सेदारी दो, हमको राज्यसभा में हिस्सेदारी दो, हमको विधान परिषद में हिस्सेदारी दो, जहाँ नहीं दी वहाँ दो, तब फिर देखते हैं। ये थे अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला जी। दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन में किस तरह का
रणनीति बनाया जाएगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।